अभी भी अगर भारत में हुई दूसरी लहर की आप सोचें तो आप बिल्कुल सिहर उठते हैं। उसी के साथ साथ अगर वो उन दृश्यों का ध्यान दें जो अमेरिका से आ रहे थे, ब्रिटेन से आ रहे थे, वो सब दृश्य ऐसे हैं जहां पर लोगों को, जो कब्रिस्तान है वहां जगह नहीं मिल रहे थे, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे और लोग मारे जा रहे थे। उसके बाद हमें लगा कि शायद कोरोना का खतरा जो है टल गया है, उसे किसी न किसी तरीके से काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है। दुनिया भर के देशों में बढ़ते कोरोना के केसेस की थर्ड वेव की दस्तक दे रहे हैं और उसके बाद जो अभी हालात हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो और चाहे इजराइल, उन सबको मिला के अगर आप देखा जाए तो ये जो पूरा वेरिएंट है ये बेहद खतरनाक है। क्या है ये वेरिएंट, हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है और कैसे इसकी मार पड़ रही है, आपको दिखाते हैं। मार्च के महीने तक कोरोना की वजह से 7 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। ये दावा किया है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, और इससे भी बड़ी बात यह है कि WHO ने यह आंकड़ा सिर्फ यूरोप के लिए ही बताया है। तो क्या दुनिया में कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है? थर्ड वेव की आशंका प्रबल इसीलिए है क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसे ट्रैक करना मुश्किल है, इसके लक्षण दिखने मुश्किल हैं। दावा तो यह भी है कि इस पर वैक्सीन का असर भी कम पड़ रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का नाम है B1.1.529। अभी तक इस नए वेरिएंट के कुल 26 मामले सामने आ चुके हैं। ये इजराइल, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में फैल चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वेरिएंट जिन मरीजों में मिला है उनमें से ज्यादातर लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले रखी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नए वेरिएंट में अब तक 32 म्यूटेशन देखने को मिले हैं। इसे आसान शब्दों में समझें तो ये 32 बार अपना रूप बदल चुका है, जो किसी दूसरे वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। इसीलिए ये कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी काफी ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन ने इस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 6 दक्षिण अफ्रीकी देशों से फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। The early indications we have of this variant is that it may be more transmissible than the Delta variant, that we will take action to protect the progress that we have made. So what we will be doing is from midday tomorrow, we will be suspending all flights from 6 southern African countries, and we were adding those countries to the travel red list. ऐसे में भारत सरकार ने भी इस नए वेरिएंट को लेकर तमाम निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही साथ वो लोग जो बाहर के देशों से आ रहे हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है और माना जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले के कोविड वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ऐसे में इस वक्त में कोरोना के इस नए स्ट्रेन ने तीसरे वेव की दस्तक दे दी। ऐसे में पहले से ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपने देखा किस तरीके से नया वेरिएंट पूरी दुनिया को परेशान कर सकता है। कहां कहां पर इस वक्त कोरोना का जो कहर है वो फिर से तीसरी बार टूट रहा है। 6 ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो 6 देशों का वहां पर फ्लाइट बैन हो गया है क्योंकि वहां पर 11% कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ गए। इजराइल के बारे में अभी जो नया वेरिएंट है उसका एक केस मिला है, वहां पर उनके प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाने के संकेत दे दिए हैं। जर्मनी में, जिसमें एक दिन में 70,000 केस एकदम आ गए थे, ये अब तक जब से कोरोना शुरू हुआ है किसी भी देश के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो जर्मनी में देखे गए। वहां पर दक्षिण अफ्रीका की फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर सकता है और सभी के लिए टीकाकरण उन्होंने वहां पे अनिवार्य कर दिया है। स्लोवेनिया की अगर बात करें, बिना टीका लगाए दुकानें, शॉपिंग मॉल में एंट्री बंद कर दी गई है। बिना टीका सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकते और काम पर जाने के लिए 2 बार जांच कराना जरूरी होगा। चेक रिपब्लिक में भी बिना टीका लगाए रेस्टोरेंट, मॉल और जो एंट्री है वहां पर वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। नीदरलैंड में 3 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन लगा है। इटली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ग्रीन पास की आपको आवश्यकता पड़ेगी।
तो इस तरीके से दुनिया इस जो थर्ड वेरिएंट है, थर्ड वेव है, इससे जूझने की कोशिश कर रही है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर 10,539 कोरोना के कुल केसेस आए हैं। 15% ज्यादा एक्टिव केस हैं। 15% जो है नंबर जो है वो डेली जो हमारी जो एवरेज चल रही थी उससे ज्यादा है। एक्टिव केस अभी 1,10,133 हैं और कुल मिलाकर अब तक 4,67,466 लोगों की मौत देश में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 488 लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो ये वेरिएंट है इसका डर कहीं ना कहीं देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब यहां पर जो फ्लाइट्स हैं भारत के अंदर, इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं, उनका जो भारत ने खोलने का उनका फैसला कर लिया है। इसको लेकर काफी सारी अभी सोच विचार फिर से हो रहे हैं। पर भारत के अंदर कई जगह पर छोटे छोटे क्लस्टर्स भी बन रहे हैं और उसमें से मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, ये धारवाड़ की एक स्टोरी है जहां पर काफी सारे, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर काफी सारे लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। चलिए, बेंगलुरु के धारवाड़ जिले में कोरोना का विस्फोट हुआ है। वहां पर एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक साथ 200 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कॉलेज में 400 छात्र पढ़ाई करते थे। यहां पर कुछ छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और शुरुआत में करीब 300 छात्रों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 200 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इस कॉलेज में 2 हॉस्टलों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है और उनका इलाज शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ज्यादातर छात्रों के कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज हो चुकी थी। सबसे पहले मैं इस पे जो रिपोर्ट हमारे पास है आपको वो दिखाते हैं। अभी 33 स्टूडेंट्स और एक स्टाफ मेंबर पॉजिटिव आए हैं और ये सेकंड कोविड क्लस्टर है जो कर्नाटक स्टेट से रिपोर्ट हो रहा है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बाद। अगर हम अभी आपको बता दें कि इस स्कूल में जो व्हाइटफील्ड में है, बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में, इस स्कूल में 2 मेडिकल टीम्स को भी इनफैक्ट रखा गया है। हर 2 घंटा वहाँ पे डॉक्टर्स भी विजिट कर रहे हैं पूरा स्टॉक लेने के लिए की सिचुएशन का। और ये सारे छात्र जो अभी पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उनको टेस्ट किया गया था जब 1 या 2 स्टूडेंट्स के पॉजिटिव रिजल्ट निकले थे और उसी के बाद ये सारे छात्र को और स्टाफ मेंबर्स को टेस्ट किया गया। टोटली अराउंड 459 स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टेस्ट किया गया है। जब ये सेकंड कोविड क्लस्टर रिपोर्ट हो रहा है कर्नाटक स्टेट में और जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, सवाल अभी यही उठता है कि क्या स्कूल्स और कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खुला रखना चाहिए कि नहीं। बेंगलुरु में वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्रा के साथ नेहा हेबाले, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। चलिए, इस वक्त मैं आपको सीधे डॉक्टर संजय राय के पास ले चलता हूं। ये सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन में एम्स में हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, लगातार अब हम देख रहे हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इजराइल हो, इटली हो, साथ ही साथ रशिया के अंदर भी वहां पर केसेस बहुत सारे बढ़े हैं। डेली डेथ्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक नए वेरिएंट की बात हो रही है। ये क्या नया वेरिएंट है और इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है हमें? देखिए, जहां तक आपने जर्मनी और रशिया इसकी बात की तो वहां डेल्टा वेरिएंट है। नया वेरिएंट अभी वहां पे रिपोर्टेड नहीं, ऑलमोस्ट 100%। इस समय जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारा पूरी दुनिया में है वो डेल्टा वेरिएंट ही है। ये सारे पूरे यूरोप में इस समय जो केसेस बढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट से बढ़ रहे हैं। ये जो नया वेरिएंट अभी डिटेक्ट हुआ है, जो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ और 1-2 कंट्री और जो है आपका हांगकांग में 2 केसेस पाए गए, तो अभी इनको वॉच करने की जरूरत है। जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग है उस बेसिस पे ये लग रहा है कि इसके 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक तो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है, क्योंकि जो हांगकांग में भी दोनों थे, दोनों ही फुल्ली वैक्सीनेटेड थे और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन से थे जो 2 पाए गए हैं। तो जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको बाईपास करने की क्षमता रखता है। एक तो ये लग रहा है, प्लस इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी। बट अभी जो है कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में भी नहीं रखा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम तब कहते हैं जब हमारे पास एविडेंस आ जाते हैं कि वह जो है या तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है या सीवियरिटी ज्यादा हो रहा है या जो है इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। 4 क्राइटेरिया लेते हैं, या
जो मैनेजमेंट का है उस पे वो कंप्लीटली बाईपास कर दे रहा है, उस पे बेनिफिट उसको नहीं हो रहा है जब हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। इन पे अभी नहीं है। कहा जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको बाईपास कर देता है, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जो वैक्सीनेशन है वो उसके खिलाफ कारगर नहीं हो रही है? अभी आप जैसे कह रहे हैं जल्दी होगा कहना, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि जब म्यूटेशंस होते हैं, देखिए म्यूटेशंस जो हैं स्पाइक प्रोटीन में होते हैं। इस वायरस के 4 प्रोटीन है, एस प्रोटीन उनमें से एक है एस प्रोटीन। ये जो हमारे ज्यादातर वैक्सीन है, हम अपनी हिंदुस्तान वाली वैक्सीन को छोड़ दें, कोवैक्सीन को और चाइना की साइनोवैक को छोड़ दें, इन दोनों को मैं छोड़ दूं तो ज्यादातर वैक्सीन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक है। इसलिए जो है अगर म्यूटेशन इतना ज्यादा स्पाइक प्रोटीन में हो गया कि वो स्पाइक प्रोटीन कंप्लीटली अगर नहीं हो गया जैसा कि इस वेरिएंट में है, इस बहुत ही ज्यादा इसमें म्यूटेशंस है स्पाइक प्रोटीन के अंदर, तो हो सकता है कंप्लीटली बाईपास कर जाए, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और शायद ऐसी संभावना हो सकती है, बट ये सब थ्योरेटिकल अभी है, थोड़ा जल्दीबाजी होगी, कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। अभी 2 दिन पहले तो बिल्कुल इसको नाम दिया गया है, कुछ दिन में पता जरूर चल जाएगा सर। लेकिन लोगों को एक कंसर्न जरूर है कि जिस तरीके से अब हम यूरोप के अंदर, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट के कारण ही हो, यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा स्पाइक देख रहे हैं। इंग्लैंड में, जर्मनी में, रशिया की जैसे हम बात कर रहे थे, और उसमें बहुत बड़ा स्पाइक देख रहे हैं डेली केसेस में और डेली डेथ्स में। क्या इसको तीसरी वेव की आहट माना जाए? हमें इसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए? अब देखिए, हमें तैयार तो हमें हर वेरिएंट के लिए हमेशा रहना चाहिए, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन तीसरे वेव का आहट नहीं मान सकता, अभी तक कोई एविडेंस ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेल्टा वेरिएंट ही था। और जो एविडेंसेस हैं कि डेल्टा वेरिएंट और ज्यादातर पॉपुलेशन को डेल्टा वेरिएंट हो चुका था। अभी आईसीएमआर ने जो सीरो सर्वे किया 68% पॉपुलेशन कंट्री लेवल पे हो गया था। दिल्ली में देखें तो ज्यादा पॉपुलेशन को हो गया था, और इसीलिए जो केसेस अचानक ड्रॉप हुए थे उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन था ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो जा रहा, जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी डेथ हो गई जी। तो इसलिए डेल्टा वेरिएंट से अभी हमें खतरा नहीं लगता, क्योंकि एक बार नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जब आप रिकवर्ड होते हैं तो जो ग्लोबल एविडेंस से मिल रहा है, 2 साल पुराना वायरस हो चुका है, कि लंबे समय तक प्रोटेक्शन है और बेटर प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हम अभी तो हिंदुस्तान कम से कम मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस बात पे सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल दी जाएंगी। इस वक्त जब एक नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है, उसको अभी देखा जा रहा है, आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा और रुकना चाहिए ये फैसले से पहले? देखिए, अगर ऐसा आ जाता है 15 दिसंबर तक हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाती है तो सरकार लेगी। सरकार हमेशा प्रोएक्टिव रोल लेके इसमें डिसीजन लेती रही है। जब भी बंद करना हुआ, लॉकडाउन देखिए प्रोएक्टिव, हमने 600 केसेस कंट्री में थे, 25 मार्च 2020 को लगा दिया। तो अभी डिसीजन उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, सही है। मैं अभी तो डिसीजन को सही कहूंगा। कल अगर ऐसा आता है कि नहीं, उससे बहुत ही वेरिएंट से खतरा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट होने के बाद बिल्कुल अभी एग्जिस्टिंग हमें जो है खतरा बहुत नजर नहीं आता। हमें नेचुरल इन्फेक्शन को वेटेज देना पड़ेगा। अब इतने एविडेंस जनरेट हो गए हैं, जो आप देख लीजिए हिंदुस्तान में जैसे केसेस कम हुए हैं जी, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल वही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर राय एम्स से हमको बता रहे थे कि किस तरीके से जो वेरिएंट है वो वहां पर अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप यूरोप झेल रहा है। उसका असर कितना भारत पे पड़ेगा, क्या सरकार को अपनी रणनीति को दोबारा से सोचने की आवश्यकता है? ये अभी हमारे पास शायद 1-2 हफ्ते का समय है सोचने के लिए।